नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो आप सहायता जरूर करिए। अब हम लोग बात दरअसल उस मसले की करते हैं जिसने सत्ताधारी दल की नींद उड़ा रखी है। आलम यह है कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, उसमें ये सरकार लगी हुई है। और वो मुसीबत क्या है? मुसीबत जिस तरीके से इन्होंने बुलाई है उसने इनके पूरे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। और हालात ये हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों में आप देखिए कि तमिलनाडु और केरल तो भूल जाएं, पुद्दुचेरी में माना जा रहा है कि कुछ हो सकता है। पूरा मामला जाकर असम और पश्चिम बंगाल में अटक गया है। यही नहीं, उस मसले से जो नाराजगी उपजी है उसके आने वाले जो चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेंगे, इसे लेकर सत्ताधारी दल ज़्यादा परेशान है। और ख़ास तौर से अगर मैं ये कहूँ तो सरकार का नेतृत्व। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ऐसा कौन सा मसला है जिसने इन लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका दी है। देखिए, वो मामला सीधे तौर पर बिना किसी लाग लपेट के यूजीसी रेगुलेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा कहने की वाजिब वजह है, 5 अप्रैल को एक लेख आता है किसका? बद्री नारायण साहब का, जो टिस के वीसी हैं। और वो उसमें बड़े विस्तार से बचाव करते हैं किसका? यूजीसी रेगुलेशन का। और बताते हैं कि साहब ये कितना सही है। वो ये भी बताते हैं कि इसको लाने में कितनी पारदर्शिता बरती गई। हालांकि जब वो सारी बातें बोल रहे थे तो शायद वो ये समझ रहे थे कि इसे पढ़ने वाले मूर्ख हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भले ही बीसी हैं, वो भले ही विद्वान हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वीसी ने क्या कहा था इसी मसले को लेकर। जब यूजीसी रेगुलेशन आया और उसको लेकर विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने दो टूक संडे गार्जियन से बातचीत में कहा था कि ये ड्राफ्ट, ये जो रेगुलेशन है वो पहली बार 13 जनवरी को उन्होंने देखा। यानी जिस दिन वो लागू किया गया उससे पहले उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने यहां तक कहा कि ये सब बड़े गुपचुप तरीके से हुआ। तो क्या जो टिस के वीसी साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो 6 अप्रैल के अपने जो लेख है उसमें तो बड़े विस्तार से उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा कंसल्टेशन हुआ था, बड़ा पूछताछ हुआ था, सबको बुलाया गया था। अगर ये स्थिति है तो क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वीसी को नहीं बुलाया गया था? और अगर उनको नहीं बुलाया गया था तो फिर कौन सा, एक तरह से कहा जाए कि ड्राफ्ट को लेकर स्टेक होल्डर को बुलाया गया था? अगर आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वीसी को नहीं बुला रहे हैं तो फिर कहां से स्टेक होल्डर आप लेकर आए? यह प्रश्न खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से 5 अप्रैल को डिफेंड किया गया, उसने एक बात तो साफ की कि नहीं, इसको लेकर मंशा क्या है। लेकिन हुआ ना कि मंशा एकदम स्पष्ट थी। पर 11 अप्रैल आते आते सरकार को एक बात बड़े करीने से समझ में आ गई कि अगर इस मसले को ऐसे ही डिफेंड किया जाता रहा तो उनकी मट्टी पलीत हो जाएगी। कोई नाम लेवा नहीं बचेगा सरकार का। और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता एक समय में चरम पे हुआ करती थी, वो अब रसातल की तरफ जा रही है। वो ठीक है कि वो जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल है, असम है यहाँ, या तमिलनाडु है, ये वो स्टेट हैं जहाँ भाजपा, एक तरह से कहा जाए अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में, असम में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी, वो जाहिर सी बात है कि वहाँ भाजपा की लोकप्रियता है। वहाँ संघ ने बड़े काम किए हैं, संघ ने अपना खून जलाया है, पसीना बहाया है। तो उस वजह से चूंकि आप उस धारा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ लोग जुट जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 3-4 सभाएं हुई थी पीएम की, क्या खबर आई थी आप सबको पता है। उत्तराखंड में सभा हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, क्या हुआ था? वहाँ सीधे नारे लगे थे यूजीसी रोल बैक। और इसी तरह से कई सभाएं हुई उत्तर भारत में, हम कहें हिंदी पट्टी में, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पसीने छूट गए ये देखकर कि लोग आ नहीं रहे। तो ये सरकार को 5 को डिफेंड किया गया और 11 तारीख आते आते समझ गए कि विकेट गिराना पड़ेगा। तो साहब मनीष जोशी का विकेट गिरा। लेकिन रुकिएगा,
ठहरिएगा, अभी आगे की कहानी सुनिए। विकेट गिरा 28 तारीख, माफ करिए 2028 तक उनका कार्यकाल था और 3 साल पहले उनको जो है अपना इस्तीफा दे देना पड़ा। ये इस्तीफा क्यों दिया गया? ये इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि अब सरकार को इतना बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि यूजीसी वाला जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन ने उनके कोर को हिलाकर रख दिया है। और ये कोर जिस तरह से यूजीसी रेगुलेशन की बात कर रहा है, उसके कारण समाज में सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी इस मसले पर। हाथ पांव फूले हुए हैं साहब, इसको आप समझ लीजिए। ये जब मनीष जोशी को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद में इनको लगा कि चीजें सुधर जाएंगी, कुछ नहीं सुधरा। लोग सीधे सीधे एक बात कर रहे हैं कि एक वो तो एक तरह से कहा जाए कि जो मशीनरी है, उस मशीनरी का एक पुर्जा भरा, पुर्जे को हटाकर आपने क्या किया? अरे वो मशीन ही गड़बड़ है, मशीन हटाइए। यानी बात धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है और ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए समस्या बढ़ जाएगी। अब आगे जो बात कहूंगा फिर आप लोगों को लगेगा कि आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आप मानकर चलिए इसी पश्चिम बंगाल चुनाव के बहाने उनको जो है निपटा दिया जाएगा। चूंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है, मैं भी पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं तो पश्चिम बंगाल में हालत बहुत खस्ता है। आप पता करिए भाजपा की अपनी इंटरनल रिपोर्ट क्या है। और जो देखिए, जो भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछिएगा, जो आयातित हुए हैं उनसे बात मत करिएगा, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं है। उनके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे बस इतना है कि देखिए अमित शाह वहाँ 15 दिन जब डेरा डाल रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि सारा तोड़फोड़ हो जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन जो है उसी तोड़फोड़ के तहत लाया गया था कि लेकर आएंगे और दोनों हाथों में लड्डू खाएंगे। पता चल रहा है कि दोनों लड्डू भाग रहे हैं, तो इसलिए उस पर मत जाइए। चूंकि कहा जा रहा है ना कि आजकल सरकार को सलाह देने वाले बहुत लोग हैं और सारी सलाह मूर्खतापूर्ण साबित हो रही है। जैसे कम्युनिटी नोट को लेकर सलाह दी गई कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप बड़ी बात देखिए कि जो सरकार खुद एक दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, यानी हम यूँ कहें कि जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी एक दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज उसी की सरकार करे कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, कम्युनिटी नोट लगाओगे तो उसे काट दिया जाएगा। सोचिए कौन सलाह दे रहा है, और सलाह देने वाले वही लोग हैं जो अभी 5 साल 10 साल 5 साल पहले तक कहते थे कि सब मनुवादी है। तो जो लोग आपको मनुवादी कहते थे, अब जो वो सलाहकार बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि लुटिया डुबाएंगे ही। और उस लुटिया डुबाने का आप 2 बेहतरीन उदाहरण देखिए। एक तो कम्युनिटी नोट को लेकर जो आपकी किरकिरी है और दूसरा यूजीसी रेगुलेशन। ये बद्रीनारायण जो बड़ा समर्थन करने में उतरे हुए हैं यूजीसी रेगुलेशन का और बता रहे हैं कि आप बिना सामाजिक आर्थिक इतिहास को समझे हुए अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। बताइए, अब बद्रीनारायण साहब बताएंगे कि सामाजिक और आर्थिक जो है वो इतिहास क्या है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये भी कहा करते थे सब मनुवादी हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि आजकल भाजपा सरकार उन्हीं के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है जो इस सरकार को और इस धारा के लोगों को मनुवादी कहते रहे। ऐसा लग रहा है कि सारा ज्ञान वहीं से झड़ रहा है, तो उनको लाके बिठाया जा रहा है और वो इनको सलाह दे रहे हैं। और जब सलाह में ये फंस जा रहे हैं तब फिर इनको लगता है कि बताइए आप तो हमारे साथ खड़े थे, कैसे हमसे दूर हो गए। भाई साथ कोई इसलिए खड़ा था क्योंकि आप सद्बुद्धि से काम कर रहे थे। अब आपको जो दुर्बुद्धि कुबुद्धि है सब घेर लिए हैं। तो इसलिए ये जो यूजीसी है, ये यूजीसी इनके लिए नाइटमेयर है। और जिन लोगों को एक तरह से आप कहा जाए कि बुरा लगता है, कोई हर्ज नहीं है। आप आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं, हम लोग खोल के कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किसको किसको लेकर आए। मतलब आप सोचिए कितना हास्यास्पद है कि
जिस यूजीसी रेगुलेशन के कसीदे कड़े जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं है सामाजिक आर्थिक। पूछे कोई जाके बद्री नायर साहब से कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकार हो गए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें सरकार को अगर जल्दी समझ में नहीं आई तो आप मानकर चलिए 5 राज्य सिर्फ ट्रेलर होगा। आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्थिति हो जाएगी कि कोई उन्हें अपनी सभा में बुलाना नहीं चाहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की हो रही है। क्यों? आज के समय में हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा है और कई मामलों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुके हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक कालखंड होता है, उस कालखंड के बाद वो अपने पराभव की तरफ चला जाता है। ये यूजीसी ने, मैं एक तरह से कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराभव की पटकथा लिख दी है और इसीलिए अब उसमें सुधार में सब लगे हुए हैं। मनीष जोशी को हटा दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, जो चर्चाएं हैं, मनीष जोशी तो हटी गए, अब धर्मेंद्र प्रधान भी जाए, रिसफल होगा, यही सब होगा। लेकिन क्या इससे वो जो नाराजगी उपजी है वो खत्म हो जाएगी? वो जो संतुष्टिकरण तुष्टिकरण बन गया वो खत्म हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो अब उनके सामने खड़े हैं और ये सवाल संभवतः नहीं खड़े होते। और जो लोग इस बात को लेकर बार बार उल्हाना देते हैं कि आप हर जगह यूजीसी लेकर आ रहे हैं, आप हमको बताइए कि 13 जनवरी के पहले सारा पोस्ट निकाल लीजिए, क्या सरकार के खिलाफ इस तरह की नाराजगी का आलम था? यह अचानक नाराजगी क्यों उपजी? तो इसीलिए यूजीसी में कैसे चीज़ें ठीक की जाएं और जो दोनों हाथ का लड्डू भाग गया है उसमें से लड्डू कैसे पकड़ा जाए, इसकी कवायद चल रही है। तो इसलिए अभी जो ये विकेट वगैरह गिरा है ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुतों के विकेट गिरेंगे क्योंकि जमीन पूरी तरह से हिली हुई है और सांस इन लोगों की थमी हुई है कि ऐसा ना हो कि असम भी हाथ से निकल जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।